नमस्कार दोस्तों, RMS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हमने एक दो दिन पहले हमने बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट थे उनके लिए हमने एक वीडियो जो है रिकॉर्ड किया था पेपर नंबर 7। और यहाँ पर हमने आपको ये भी समझा दिया था कि पेपर 6 पेपर जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर होते हैं, और फर्स्ट ईयर के बाद में जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो जो पहला पेपर आपका होता है वो पहला पेपर आपका पेपर नंबर 7 होता है, और 7 से 12 तक आपको ये पेपर पढ़ने होते हैं। उसमें हमने यूनिट फर्स्ट जो है उसकी शुरुआत की थी। यूनिट फर्स्ट का नाम था शिक्षा की प्रकृति, मतलब शिक्षा क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शिक्षा किस किस जगह पर अपन को काम आती है, इस सारी चीज़ों का जो हम अध्ययन करेंगे वो शिक्षा की प्रकृति के अंदर करेंगे। उस पहली वीडियो में हमारी कुछ आवाज़ का थोड़ा सा बीच में आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। वो आवाज़ की जो ब्लूटूथ डिवाइस थी उसमें कोई प्रॉब्लम होने के कारण। लेकिन आज हम जो है पढ़ रहे हैं शिक्षा की प्रकृति, और अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। आप इसको लगातार देखिए, पूरी वीडियो देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो लाइक कमेंट वगैरह आप कर दिया करें। अब हम आपका समय खराब नहीं करते हुए और हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब हमने शिक्षा का अर्थ पढ़ा था कि शिक्षा क्या होती है। आपको पता है कि हमने बताया था कि एक एजुकेशन शब्द होता है। एजुकेशन शब्द जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, इससे हमारी जो शिक्षा है वो ये शब्द जो है वो एजुकेशन से बना हुआ है, और इसका जो अर्थ होता है एजुकेशन का वो होता है या तो इसका पोषण करना या बाहर निकालना। तो शिक्षा जो होती है एक व्यक्ति के आप चाहे व्यक्तिगत विकास की बात करें या सामाजिक विकास की बात करें या किसी अन्य तरीके से आजीविका की बात करें या कहीं से भी अपन बात करें, तो शिक्षा जो होती है वो एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। अब अपन पढ़ेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य किस किस कार्य के लिए जो है वो किया जाता है, मतलब उसके उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य में कि शिक्षा सबसे पहले काम आती है आपकी चरित्र के निर्माण में, मतलब चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। अब अपन पढ़ते हैं, पहला टॉपिक जो है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण शब्द से ही हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक मनुष्य जो होता है यदि उसका चरित्र अच्छा है बुरा है, ये हर मनुष्य की अलग प्रकृति होती है। लेकिन यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य की, तो शिक्षा मनुष्य को इसलिए दी जाती है, यह शिक्षा मनुष्य के लिए इसलिए जरूरी है कि मनुष्य जो होता है वो चारित्रिक दृष्टि से वो सही हो पाए, मतलब उसका जो चरित्र है वो अच्छा बन पाए, वो किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार ना करे, किसी के साथ में कोई भी किसी का अपमान ना करे, बड़ों का सम्मान करे, उसके जो आचरण है सिद्धांत है, ये सारी चीजें जो हैं वो शिक्षा के अंदर एक गुरु के द्वारा एक निर्धारित संस्था में, विद्यालय में, कॉलेज में ये जो है हमको सिखाई जाती है। अब यदि शिक्षा नहीं होती तो शिक्षा के बाद में आपको पता है शिक्षा के अलावा इस कार्य को कोई भी नहीं कर पाता, मतलब शिक्षा इसके लिए बहुत जरूरी है। एक अपन का जो दूसरा उद्देश्य आता है वो आता है सामाजिक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य आता है? सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य यदि अपन बात करें यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य की, तो अपन देखते हैं कि शिक्षा जो होती है वो एक समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। मतलब अपन आपको पता है कि जो मनुष्य जो है वो एक समाज में रहने वाला व्यक्ति है, वो सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहने के लिए उसको समाज के लोगों का मान सम्मान करना या समाज की बातों को समझना,
समाज के अंदर कोई गलत कार्य है या कोई कुरीति है या कुछ भी है तो उसको दूर करना या किसी अन्य लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीजें जो है वो हम समाज के अंदर सीखते हैं, मतलब समाज के अंदर ये सारी चीजें होती है। अब यदि व्यक्ति जो है वो शिक्षित है, मतलब यदि व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की है तो वो व्यक्ति अपने समाज को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। समाज के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं छोड़ेगा या लोगों को मान सम्मान करेगा, दूसरों को भी मान सम्मान करने के लिए प्रेरित करेगा, किसी अत्याचार के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए प्रेरित करेगा या अन्य लोगों का जो है वो नेतृत्व कर सकता है यदि उसके पास शिक्षा है तो। और यदि शिक्षा नहीं है तो वह इस कार्य को नहीं कर पाएगा। तीसरा, यदि अपन उद्देश्य की बात करें तो ये होता है व्यावसायिक उद्देश्य। व्यावसायिक उद्देश्य, अब आपको पता है व्यावसायिक उद्देश्य का मतलब होता है व्यवसाय करना, मतलब अपनी आजीविका जो है एक मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ करता है। क्या करता है? कुछ न कुछ करता है। किसके लिए? अपनी आजीविका के लिए या जीवन यापन करने के लिए, ठीक है ना। चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी करता है, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करता है या कुछ भी अपना खुद का कोई बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, व्यापार करता है या कुछ भी करता है। लेकिन यदि व्यक्ति को अपने जीवन को जीने के लिए या जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए यदि कुछ प्राप्त करना होता है या उसको कुछ चाहिए होता है, वो यदि व्यक्ति शिक्षित है तो शिक्षित व्यक्ति को ये सारी वस्तुएं प्राप्त करने में या अपनी आजीविका कमाने में जो है वो आसानी होती है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। और यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसको इस कार्य में जो है वो आसानी नहीं होती है। वो व्यक्ति जो होता है वो परेशान हो जाता है, मतलब वो अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं होता है। अगला जो अपन का उद्देश्य आता है वो आता है सांस्कृतिक उद्देश्य। अगला उद्देश्य आ गया आपका सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य का मतलब होता है संस्कृति। संस्कृत शब्द से संस्कृति शब्द बना, संस्कृति शब्द से आपका सांस्कृतिक शब्द बना। सांस्कृतिक का मतलब होता है कि हमारा जो समाज है वो हमारा भारत देश है, हमारा गांव है, हमारा जो कुछ भी जिस समाज के अंदर, परिवार के अंदर रहते हैं उसकी एक कुछ संस्कृति होती है। हमारे भारत की संस्कृति होती है, हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे समाज की जो संस्कृति होती है उसके अंदर रीति रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, खाने पीने का तरीका होता है, रहन सहन का तरीका होता है, उसकी वेशभूषा होती है। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी किसके अंदर आती है? संस्कृति के अंदर आती है। यदि व्यक्ति जो है वो अपने अच्छा खान पान करे, अच्छा रहन सहन उसका हो, अच्छा पहनावा उसका हो और यदि वो हर तरीके से अच्छा हो तो इसके लिए उसको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। मतलब यदि व्यक्ति जो है वो शिक्षित है, यदि व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त कराई गई है तो वो सांस्कृतिक दृष्टि से वो जो व्यक्ति है वो अच्छा होगा। मतलब वो समाज में आपकी परंपराओं का, संस्कृति का या रीति रिवाजों का सबका पालन करेगा, उनको मानेगा। और यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक अपन का पांचवा उद्देश्य होता है आध्यात्मिक उद्देश्य। पांचवा उद्देश्य होता है आपका आध्यात्मिक उद्देश्य। पांचवा आपका हो गया आध्यात्मिक उद्देश्य। आध्यात्मिक को यदि अपन शब्द को समझे तो आध्यात्मिक शब्द जो है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है? हमारा भक्ति कार्य से जुड़ा रहता है। हमारे धर्म में हमारा क्या विश्वास है, धार्मिक ग्रंथों में हमारा क्या विश्वास है, हम किसी दूसरे व्यक्ति के कल्याण के लिए, हम किसी दूसरे व्यक्ति के अच्छा कार्य करें, हम व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को भी हम अच्छा समझें। ऐसे नहीं कि हम हमारे स्वार्थ के लिए जो है वो काम करते जाएं। हमें एक अच्छे व्यक्ति के लिए
या हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। इसके ये जो सारी चीजें हैं वो शिक्षा से प्राप्त होती हैं और इसका जो उद्देश्य है ये है आध्यात्मिक उद्देश्य। मतलब व्यक्ति जो है वो अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करेगा किसी शिक्षा से प्राप्त करता है। शिक्षा का हमारे आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे हमारा जो अगला उद्देश्य जो है वो है शिक्षा का सर्वांगीण विकास उद्देश्य। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। शिक्षा जो होती है हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि मनुष्य जो होता है उसका विकास यदि अपन देखते जैसे बच्चा है वो धीरे धीरे क्या होता है बचपन में आ जाता है, इसके बाद में वो युवा होता है, मतलब उसके शरीर के अंदर जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। उसका शारीरिक परिवर्तन होता है, उसकी आवाज में परिवर्तन होता है, उसके दिमाग में परिवर्तन होता है, सब तरीके से उसमें परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर इसको अपन क्या कहेंगे, सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा तत्व है, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है शिक्षा जो एक मनुष्य के सर्वांगीण विकास में काम आती है। यदि व्यक्ति शिक्षित है, व्यक्ति अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ने की है तो उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है, नहीं तो वो व्यक्ति उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। सर्वांगीण विकास में आपको पता है ये सारे विकास जो है वो आ जाएंगे। एक आपका आ जाएगा संपूर्ण जीवन का उद्देश्य। संपूर्ण जीवन का उद्देश्य मतलब व्यक्ति ने यदि शिक्षा प्राप्त की है, व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा है तो व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वो अच्छी प्रकार से जो है वो व्यतीत हो जाता है। मतलब शिक्षा उसका क्या कर देती है, संपूर्ण विकास कर देती है, सर्वांगीण विकास कर देती है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है। इसलिए शिक्षा हमारे किसके लिए जरूरी है, सर्वांगीण विकास या संपूर्ण जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके शिक्षा के क्या है, उद्देश्य हैं। ये शिक्षा के उद्देश्य को आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा कठिन उद्देश्य आपके है नहीं है। आप देख रहे हैं चरित्र निर्माण, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक उद्देश्य, सर्वांगीण विकास और संपूर्ण जीवन का उद्देश्य। इनको आप आराम से याद कर सकते हैं और आराम से आप इनका वर्णन भी लिख सकते हैं। ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे चरित्र के बारे में आप लिख सकते हैं, वो शिक्षा चरित्र, अच्छा चरित्र बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। सामाजिक उद्देश्य, समाज में अपन को अच्छे संस्कार लाने हैं, लोगों को जागरूक करना है या किसी अन्य चीज़ों को अपन को समाज में बुराइयां हैं उनको हटाना है, सारी चीज़ों के लिए आपको शिक्षा जरूरी है। व्यवसाय के लिए शिक्षा जरूरी है, जीवन यापन करने के लिए। सांस्कृतिक उद्देश्य भी हमारी शिक्षा से पूरा होता है। आध्यात्मिक ज्ञान भी व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसका संपूर्ण विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा ही संपन्न होता है। ये आपका जो है शिक्षा के क्या हो गए। अब भारत में 21वीं सदी की शिक्षा के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भारत में 21वीं जो सदी है उसमें शिक्षा कैसी है, उसमें शिक्षा का क्या स्तर है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। ये सारी चीजें जो है अपन भारत में 21वीं सदी में शिक्षा ये अपन पढ़ेंगे। भारत में 21वीं सदी में अपन भारत की 21वीं सदी की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि 21वीं सदी फिलहाल हमारे यहाँ पर जो है वो चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि 21वीं सदी मतलब हमारे यहाँ पर 2000 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं और 2000 वर्ष से आगे मतलब 2025 इस समय चल रही है। तो 25 हम
वर्ष और आगे आ गए हैं 2000 से। इसका मतलब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और 21 पूरा होने पर 21वीं सदी समाप्त हो जाएगी। तो इस समय जो है वो शिक्षा का क्या हमारे भारत देश में स्थिति है शिक्षा की, इस बारे में जो है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे भारत देश में इस समय जो शिक्षा है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो संपन्न हो रही है। हमारे भारत देश में शिक्षा का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपको इसके बारे में भी पता है कि शिक्षा के अंदर नवाचार भी हमारे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। नवाचार का मतलब नई नई चीज़ें शिक्षा में जोड़ी जा रही हैं। आपको ये भी पता है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो भी शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पहले जो है वो लड़कियों को पढ़ाने के प्रति लोगों में क्या है इतने ध्यान नहीं होता था, लेकिन आज हमारे भारत देश में ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है वो बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है। बालिकाएं भी पढ़ने में आगे हैं और लोग उनको पढ़ाने में रुचि रख रहे हैं। और काफ़ी तरह की जो शिक्षा है, जैसे अपन 10वीं कोई बच्चा है 10वीं में बढ़ रहा है तो 10वीं के बाद में उसको कुछ चीज़ें जो है जैसी उसकी रुचि होती है उसके अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पर अवसर मिलता है। जैसी भी शिक्षा लेना चाहता है वो ले सकता है। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य। हमारी 21वीं सदी में जो है सबसे पहला अपन पॉइंट पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य। मतलब हमने एक लक्ष्य बनाया है कि हम भारत के अंदर आधुनिक शिक्षा जो है वो लागू करेंगे या आधुनिक शिक्षा जो है उसको हम लाने में समर्थ होंगे। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? पहला पॉइंट, जिसके बारे में हम विचार करते हैं। आधुनिक शिक्षा आपको पता है कि हमारे प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो बहुत कम लोग शिक्षित होते थे, बहुत कम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन जो 5वीं 8वीं तक लोग अधिक से अधिक पढ़ पाते थे। लेकिन आज यदि हम बात करें आधुनिक शिक्षा की तो आज आपको पता है कि शिक्षा जो है वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है। और व्यक्ति को एक देखिए शिक्षा एक होती है विधिवत शिक्षा होती है। विधिवत शिक्षा के साथ साथ में उसको ये विधिवत शिक्षा होती है। विधिवत शिक्षा का मतलब होता है कि व्यक्ति पहले जो बच्चा है वो पहले पीजी क्लास के अंदर आया, एलकेजी के अंदर आया, यूकेजी के अंदर आया, फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, ऐसे करके थर्ड फोर्थ ऐसे 10th में आया, 11th 12th, इसके बाद में उसने ग्रेजुएशन किया या कोई डिप्लोमा किया या कुछ भी जैसे भी है। तो ये विधिवत शिक्षा यहाँ पर जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे भारत देश में कौशल की शिक्षा पर भी, कौशल या व्यावसायिक शिक्षा पर भी जो है वो जोर दिया जा रहा है। ये हमारी जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा जो है, आधुनिक शिक्षा के अंदर विधिवत शिक्षा के साथ साथ में लोगों को कौशल और व्यावसायिक शिक्षा का भी हमारे भारत देश में लोगों को ध्यान देने की जरूरत महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और इसमें लोग जो हैं वो बेरोजगार न रहें, लोग अपना स्वयं का कोई ना कोई ऐसा रोजगार प्राप्त करें जिसके कारण जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो इसके लिए विधिवत शिक्षा तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन विधिवत शिक्षा के साथ साथ कौशल और व्यावसायिक शिक्षा भी हमारे देश में प्रदान की जा रही है। तो ये दिया आधुनिक शिक्षा जो है वो हमारे भारत देश में लागू की जा रही है। तो आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य भी हमारे यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। कौशल आधारित शिक्षा भविष्य की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है कौशल आधारित शिक्षा। कौशल आधारित शिक्षा भविष्य की जरूरत है। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि कौशल आधारित शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जिसमें जो बच्चा होता है, जब उस बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उसको एक कौशल करके, मतलब एक एज ए आप इसको प्रैक्टिकली किसी चीज को आप समझ सकते हो। मानो कि
आपको कोई ऐसा कौशल, ऐसा कोई एक्टिविटी, आपको ऐसी कोई गतिविधि सिखाई जाए जिससे आप आगे अपने भविष्य में जो है वो कुछ न कुछ कर पाए, मतलब उससे अपना कोई जीवन यापन कर सके, जो आपके सिलेबस में या तो है या नहीं है। जैसे माना कि कई बार ऐसा है कि हमारे किसी कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं होती है, लेकिन हमारे अध्यापकों द्वारा, हमारे शिक्षक के द्वारा हमको पढ़ाई जाती है। इसका कारण केवल होता है कि वो या तो आपके जीवन से जुड़ी होती है या जीवन यापन से जुड़ी होती है, नहीं तो आपको शिक्षक के द्वारा वो चीज़ ना तो बताई जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। इसका कारण केवल और केवल एक होता है, तो या तो वो आपके जीवन के लिए है या जीवन यापन के लिए है। तो ये भी भैया कौशल आधारित शिक्षा जो है वो भविष्य में बहुत जरूरी होने वाली है। आधुनिक शिक्षण पद्धति को शामिल करना, अगला पॉइंट है आधुनिक शिक्षा पद्धति को शामिल करना। आधुनिक शिक्षा पद्धति को शामिल करना। हमारी जो शिक्षा है, आपको पता है कि पहले हमारी शिक्षा बहुत ही सामान्य तरीके से जो है बच्चों को प्रदान की जाती थी। धीरे धीरे शिक्षा में नई नई चीजें आने लगी और आज ये कंडीशन है कि हमारी शिक्षा में आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है उसको जोड़ा जा रहा है धीरे धीरे। ये 21वीं सदी की हमारी क्या है, शिक्षा है। इसके अंदर जो है पूरा जो केंद्र बिंदु केंद्रित किया गया है, ये केंद्र बिंदु यदि आप इसमें मानते हैं, केंद्र इसमें कौशल का चलेगा, पूरा किसका चलेगा, कौशल का। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो विशेष बालकों के लिए भी इसमें जो है वो सुविधाएं दे रही विशेष शिक्षा के द्वारा। मतलब बालक जो है किसी न किसी प्रकार से डिसेबल है, उसको डिसेबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि वो बालक ऐसा है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि उस बालक को क्या है इतनी शिक्षा दी जाए, कोई इसको कौशल सिखाया जाए, कोई इसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जिसके कारण वो अपनी जो है वो आजीविका कमा सके या अपना वो जीवन यापन कर सके, किसके साथ, सम्मान के साथ। अगला हमारा पॉइंट है शिक्षण कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का उपयोग। शिक्षण कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का उपयोग। शिक्षण कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, मतलब शिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है उसमें हमें प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करना चाहिए। जैसे माना कि एक शिक्षक जो होता है, आपको पता है, बच्चे को शिक्षा देता है, बच्चे को आगे अपने जीवन यापन करने के लिए उसको कुछ न कुछ ऐसी चीजें सिखाता है, उसको मजबूत करता है, उसको आगे जीवन में संघर्ष करने के लिए उसको क्या करता है, एक मजबूती, एक आधार प्रदान करता है। उसी प्रकार हमारा जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जो है, उसमें भी एक जो व्यक्ति होता है, एक कोई भी जिसको अपन एक चाहे जैसे अपन इसको अपनी भाषा में जो इंजीनियर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, जो ऐसा ही एक प्रकार से जिस प्रकार वो उद्योगों में नए नए प्रयोग करके और उसको संचालित करता है, उसी प्रकार हमारे शिक्षा में भी एक शिक्षक जो होता है वो हमारे बच्चों को क्या करता है, उसके लिए तैयार करता है। तो ये भी एक तरीके से हमारी प्रौद्योगिकी ही कहलाती है। तो ये चीज जो है हमारी 21वीं सदी की शिक्षा के अंदर आने वाली है। जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि भारत की 21वीं सदी की शिक्षा में ये 4 चीज जो है अपन को याद रखनी है। एक आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। एक कौशल आधारित शिक्षा, ये भविष्य में बच्चे को काम आने वाली चीज है, इसलिए कौशल आधारित शिक्षा पर जो है वो बल दिया जाएगा। एक आधुनिक शिक्षा पद्धति को शामिल करना, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कौन सी शिक्षा पद्धति लागू की जाएगी, आधुनिक शिक्षा पद्धति। एक शिक्षण कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग,
शिक्षण कार्यक्रम जो होते हैं उनमें हमें प्रौद्योगिकी का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। प्रौद्योगिकी से मतलब जैसे हमारे जो भी उद्योग धंधे वगैरह जो चलते हैं उनमें जो सारी चीजें आती हैं वो इसमें भी हमारी शिक्षा में आनी चाहिए। अब हम जो है वो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसी यूनिट के अंदर चल रहा है ये, जैसे यूनिट चेंज होगी तो हम अलग अलग यूनिट के हिसाब से जो है वो वीडियो भी आपको पता है अलग ही बनाते हैं। तो ये हमारी अभी ये यूनिट चल रही है और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक, ठीक है ना, अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। ये तीन चीज अपन को यहाँ पर पढ़नी है, एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। ये अपन की यूनिट 1 का 1.4 है, मतलब पहली यूनिट का चौथा टॉपिक है ये अपन को। इसके बाद एक टॉपिक मतलब इसमें और आएगा जब आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। आपको पता है कि हम जो है ये 3 प्रकार की जो है वो शिक्षा यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। 3 प्रकार की शिक्षा जो है वो हमारे देश में लागू है और ये क्या क्या होती हैं इसके बारे में जो है वो अपन को पढ़ना है कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा के बारे में यदि अपन देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे औपचारिक शिक्षा के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, औपचारिक शिक्षा। देखिए औपचारिक शिक्षा का मतलब यदि आप सीधे ढंग से समझें, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप तो ये मान के चल दीजिए कि जो विद्यालय है, ठीक है ना, या कोई संस्था है या कॉलेज है या विश्वविद्यालय है, ये आदि मतलब एटीसी, ये जो है ये आपको पता है एक विद्यालय जो होता है ये विधिवत रूप से हमको शिक्षा प्रदान करता है। कोई भी एजुकेशन संस्था है वो आपको विधिवत रूप से शिक्षा देती है, कॉलेज आपको विधिवत रूप से शिक्षा देता है और विश्वविद्यालय भी आपको विधिवत रूप से शिक्षा देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि औपचारिक शिक्षा जो होती है ये एक व्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से और समय के अनुसार, समय के क्रम के अनुसार ये हमारी शिक्षा प्रणाली चलती है, जो आपकी विद्यालय लेवल से मतलब एक प्राथमिक विद्यालय से लेकर एक प्री प्राइमरी या प्राथमिक कक्षा से लेकर के और ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक ये क्या करती है, जाती है। इसमें सब में जो पूरा अध्ययन किया जाता है, चाहे आप पढ़ते विद्यालय में, चाहे आप किसी संस्था में पढ़ रहे, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, ये सारी शिक्षा जो है वो आपको कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है, ये औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ये इसका एक सामान्य अर्थ है। यदि हम यहीं पर एक अनौपचारिक शिक्षा को भी पढ़े, यहीं पर हम क्या करते हैं, पहले इनका अर्थ अपन समझ लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, अब देखिए औपचारिक शिक्षा तो हमें विद्यालय से प्राप्त हो गई, कॉलेज से प्राप्त हो गई, विश्वविद्यालय से प्राप्त हो गई, है ना। हम स्कूल गए, हमने औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर ली। लेकिन अब यदि हमें किसी अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति करने वाली जो बात आती है, तो ये जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर होती है वो होता है अनुभव। क्या होता है वो, अनुभव। मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक पढ़ाने वाला, विद्यालय में पढ़ाने वाला कौन होता है, एक शिक्षक होता है, एक अध्यापक होता है जो बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त होती है वो अनुभव के आधार पर होती है, या अपने वातावरण में हमारे ऊपर किसका, जैसे आप एक तरीके से मान के चलिए, तो जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बड़े व्यक्ति है जो चाहे पढ़े लिखे कम है या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है,
लेकिन उनके पास अनुभव बहुत है और वो आपको आपके अपने सामने बैठाते हैं और अपने सामने बैठाने के बाद में वो आपको अपने अनुभव के द्वारा क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, आपको शिक्षित करते हैं, आपको अपना अनुभव बताते हैं, कोई कौशल सिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है, आप कहीं गए दूसरी जगह कोई रिश्तेदारी में गए, वो व्यक्ति हो सकता है, इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और ये सारे व्यक्ति जो आपको शिक्षा प्रदान करते हैं वो आपकी कौन सी शिक्षा कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। एक जो आपकी गैर औपचारिक शिक्षा जो होती है, गैर औपचारिक शिक्षा, ये भी अपन की गैर औपचारिक शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा से मिलती जुलती होती है। ये यहाँ पर अन लगा हुआ है, यहाँ पर गैर लगा हुआ है, दोनों का क्या है, एक ही मतलब लगभग होता है। लेकिन यदि आप इनको एक अलग तरीके से समझें तो यहाँ पर इसमें कोई शैक्षिक गतिविधि भी अपन को चालू हो जाएगी। कोई संगठन ऐसा हो सकता है जो हमें हमारे जो व्यक्ति हैं उनको समझाने या शिक्षा देने का जो प्रयास करता है उसको अपन गैर औपचारिक शिक्षा के अंदर रखते हैं। अब यदि इनके बारे में हम जो है वो अधिक अध्ययन करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा अपन देखेंगे कि ये क्या होती है, तो औपचारिक शिक्षा किस किस जगह पर काम आती है और अनौपचारिक शिक्षा जो है वो किस किस जगह पर काम आती है और ये कहाँ कहाँ क्या होती है। जैसे यदि अपन बात करते हैं, अभी ये आपकी औपचारिक शिक्षा यहाँ पर हो गई और यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ आपकी अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर मैंने लिख दिया अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। ये दोनों होंगे। ये आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी बालक कुछ भी सीखेगा वो कक्षा में सीखेगा, यहाँ पर सीखेगा शाम, मतलब बालक को विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा, बालक विद्यालय में जाएगा, एक निर्धारित कक्षा में बैठेगा और वहां पर वो उसको शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर जो है उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जिसको अपन अंक तालिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंक तालिका भी कह सकते हैं। इसको आप कोई भी डिग्री कह सकते हो, इसको आप कोई भी डिप्लोमा कह सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के अंदर जब बच्चा कक्षा के अंदर कुछ भी सीखता है तो उसको उसकी एक पात्रता जो है वो प्रदान की जाती है। एक जो है वो वहां पर पाठ्यक्रम को, मतलब वहां पर उपस्थित होकर, सबसे मेन चीज जो है वो है उपस्थित होकर, मतलब वहां पर जो जाता है उपस्थित होकर पाठ्यक्रम पूरा करता है, पाठ्यक्रम पूर्ण करता है। मतलब एक बालक जो है वो औपचारिक शिक्षा के अंदर कक्षा में जाता है, कक्षा में सीखता है, वहीं पर वो उपस्थित होता है, अपना जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसको पूरा करता है और उसको जब वो पाठ्यक्रम पूरा कर देता है और उसकी जब जो शिक्षा है वो पूर्ण हो जाती है तो उस विद्यालय के द्वारा, उस संस्था के द्वारा उसको एक डिग्री, अंकतालिका, प्रमाण पत्र या ये सारी चीजें जो है वो प्रदान की जाती है। लेकिन अब यदि बात आती है अपन को अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो आपकी क्या होती है, ये योजनाबद्ध और जानबूझ, योजनाबद्ध मान लीजिए आप, ये योजनाबद्ध होती है। योजनाबद्ध शिक्षा जो होती है वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें यदि अपन पहले अपन अनौपचारिक शिक्षा को छोड़े, औपचारिक के बारे में और कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसकी विशेषताएं पढ़िए आप, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, औपचारिक शिक्षा की विशेषता। एक तो इसमें जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा
शिक्षण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है और ये एक पदानुक्रमित क्रमबद्ध रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। क्रमबद्ध रूप से शिक्षण, इसमें जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो आपको पता है क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, मतलब एक तरीके से किया जाता है, एक निर्धारित समय के द्वारा समय से किया जाता है। एक इसमें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, निर्धारित शुल्क का भुगतान। यहाँ पर हमको जब आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा? एक शुल्क निर्धारित होती है, उस शुल्क को आपको जमा कराना पड़ेगा। और एक यहाँ पर अपन की विशेषता इसकी होती है कि इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। पाठ्यक्रम निश्चित, पाठ्यक्रम क्या होता है? निश्चित होता है। ये भी अपन की इसकी एक विशेषता होती है। यदि अपन इसको पढ़ते हैं कि भाई औपचारिक शिक्षा के लाभ क्या होते हैं, फायदा क्या है, इससे हमको यहाँ पर हम पढ़ेंगे लाभ। फायदा क्या है? तो आप ये इसमें मान के चलेंगे कि लाभ में अपन जो है वो शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा सबसे प्रमुख लाभ है कि हम क्या करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में जाकर एक शिक्षक जो होता है वो हमको ज्ञान देता है, एक शिक्षक जो है वो हमको पढ़ाता है और हम उसको क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक आपको जो है प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। आपने कोई भी शिक्षा ग्रहण की, उसका आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो उसके द्वारा दिया जाता है। एक व्यवस्थित शिक्षण होता है, व्यवस्थित शिक्षण मतलब हमको एक तरीके से पढ़ाया जाता है। एक नौकरी, नौकरी में मदद। यदि आपने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, यदि आपने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है, यदि आपने क्रमबद्ध रूप से एक अच्छी शिक्षा आपने प्राप्त की है, तो आपको नौकरी में भी ये क्या करेगी? आपको मदद करेगी। अब यदि बात आती है इसके नुकसान की कि इसकी हानि क्या है। देखो, जो चीज से फायदा होता है तो उस चीज से आपको पता है कि हानि भी होती है। क्या होती है? हानि भी होती है। आपको पता है कि एक तो इसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक। आपको पता है जैसे कोई बच्चा जैसे इंटेलिजेंट है, होशियार है, लेकिन उसका एक सत्र मतलब एक साल के अंदर ही उसका जो है वो कोर्स पूरा होगा, मतलब एक साल से पहले उसको अगली क्लास के अंदर प्रमोट नहीं किया जाएगा। उपस्थिति आवश्यक होती है, इसमें क्या होती है? उपस्थिति आवश्यक होती है। मतलब आपको अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको क्लास के अंदर उपस्थिति देने ही पड़ेगी। आप यदि क्लास के अंदर उपस्थित नहीं होगे तो आपको शिक्षा जो है आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। एक यदि अपन इसको कह सकते हैं तो महंगी शिक्षा होती है, मतलब आपको पता है कि इसके अंदर पैसा हमको काफी खर्च होता है, इसके बाद ही आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इतना भी यदि औपचारिक शिक्षा के बारे में इतनी चीजें याद कर लो। औपचारिक शिक्षा के अंदर क्या होता है? कक्षा में सीखते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं और उपस्थित होकर हम पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। इसकी विशेषताएं बताएंगे हम। शिक्षण कार्य में शिक्षक के द्वारा होता है, क्रमबद्ध रूप से हम शिक्षण कार्य प्राप्त करते हैं, निर्धारित शुल्क का भुगतान हमको करना होता है, पाठ्यक्रम इसका निश्चित होता है। यदि अपन इसके लाभ की बात करें तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, प्रमाण पत्र मिलता है, व्यवस्थित तरीके से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और हमको नौकरी में भी इससे मदद मिलती है। यदि हानियों की बात करें, इसमें समय लगता है, उपस्थिति आवश्यक होती है और हमारी जो शिक्षा है वो कैसी होती है? महंगी होती है। अब अपन बात करेंगे इतना कुछ अनौपचारिक शिक्षा के बारे में।
इसको हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी ये चीजें अपन पढ़ेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, ये अपन पढ़ेंगे। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि जैसे माना कि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जो है वो दी जाती है। और अनुभवी जो व्यक्ति होता है वो कौन हो सकता है? जैसे आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, ये कुछ भी हो सकते हैं। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषता के अंदर पहला पॉइंट है ये 4 दीवारी से स्वतंत्र है। यह 4 दीवारी से स्वतंत्र है। 4 दीवारी से स्वतंत्र का मतलब आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर एक जगह नहीं बैठना। जैसे आपने देखा होगा हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो जैसे जहाँ पर जैसे हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10वीं क्लास जहाँ पर बैठेगी तो 4 दीवारी के अंदर हमको बैठना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है। अनुभव के आधार पर व्यक्ति जो है वो आपको कोई भी चीज का ज्ञान देता है। एक ये पूर्व नियोजित नहीं है, पूर्व नियोजित नहीं है। जैसे आप औपचारिक शिक्षा में पूर्व नियोजित होता है कि माना कि मैंने 10वीं पास कर ली तो मैं 10वीं पास के बाद में 11वीं में नहीं होऊंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नियोजन नहीं होता है। एक इसमें शुल्क नहीं होता है, शुल्क नहीं होता है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा। ये शिक्षा कैसी होती है? निःशुल्क होती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आप चाहो कि कोई मार्कशीट आपको मिले, कोई डिग्री मिले, कोई डिप्लोमा मिले, कोई प्रमाण पत्र मिले, तो ये भी अपन को यहाँ पर कोई भी चीज संभव नहीं है। और एक ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, जीवन भर चलने वाली। ये इसकी क्या होती है? विशेषताएं होती हैं इसकी अनौपचारिक शिक्षा की। अब अनौपचारिक शिक्षा से हमको क्या लाभ होता है? अनौपचारिक शिक्षा से हमको फायदा क्या होता है? यदि अपन फायदे की बात करें तो देखो हम फायदे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जो विशेषताएं हैं वो भी एक तरीके से हमारे लिए क्या है? वो फायदे ही हैं। तो एक तो फायदा ये है इसमें कि हम दैनिक सीखना, मतलब रोजाना हम कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, कोई व्यक्ति के पास में हम संपर्क करने जाते हैं तो उससे हम अनुभव के आधार पर हमको कुछ न कुछ सीखने के लिए प्राप्त होता है। एक समय अवधि, समय निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं, इसमें कोई समय निश्चित नहीं है। जब आप किसी चीज को सीखना चाहें, जब आप किसी व्यक्ति से कुछ सीखना चाहें तभी आप उस व्यक्ति के पास में जा सकते हैं। एक इसमें शुल्क नहीं है, मतलब पैसे का भी फायदा है। आपको कुछ भी यहाँ पर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी यहाँ पर आपका कोई खर्चा नहीं है। और एक आपकी जो है ये विशिष्ट प्रकार की तकनीक इसके अंदर होती है, विशिष्ट तकनीक का प्रयोग इसके अंदर होता है, विशिष्ट तकनीक का प्रयोग, विशिष्ट तकनीक का इसके अंदर प्रयोग होता है। तो ये इसलिए हमारे लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है। लेकिन इसके क्या है? कुछ नुकसान भी है। देखिए हर चीज का फायदा है तो आपको ये भी पता है कि उसका नुकसान भी अवश्य रूप से होता है। ये आपके लाभ हो गए तो आपके इससे कोई ना कोई नुकसान भी जरूर है। एक अब जैसे कोई समय निर्धारित नहीं है तो ये भी एक
इसका क्या हो गया, एक नुकसान भी है, क्योंकि हमें समय निश्चित नहीं होना। माना कि आपको देखिए यहाँ पर समय निश्चित नहीं, लाभ भी है कि हमारा कोई समय निश्चित नहीं, जब हमको फुर्सत मिलेगी जब हम वहां पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज सीख सकते हैं। लेकिन नुकसान भी है कि समय निश्चित नहीं है, इसलिए कोई पता ही नहीं आदमी को कि कब जाना है, कैसे जाना है। मन किया तो चले गए, मन नहीं किया तो नहीं गए। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर आपको परेशानी वाला कार्य ये है। और एक आत्मविश्वास की कमी होती है इसके अंदर, आत्मविश्वास कम होता है। जैसे शिक्षण कार्य में जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है वो एक शिक्षक के द्वारा दी जाती है, तो वहां पर आत्मविश्वास अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। एक अनुशासनहीनता भी इसके अंदर होती है, अनुशासनहीनता मतलब हम जिस व्यक्ति से कार्य या कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी काम करना सीख रहे हैं, तो वहां पर अनुशासित आप रहे नहीं रहे, आप बैठे वहां पर नहीं बैठे, आप 1 घंटे बैठे, 1 घंटे के बाद आप चले गए, कुछ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए हानि है। और एक अप्रत्याशित परिणाम, एक अप्रत्याशित परिणाम, यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि मेरा परिणाम कैसा है, मैं क्या सीखा, क्या मुझे प्राप्त हुआ, कितनी मैंने शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर आपको इसका कोई परिणाम जो है वो आपके पास नहीं होता है, मतलब इसके जो परिणाम होते हैं वो अप्रत्याशित होते हैं। इसके ये जो है आपकी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा जो है वो आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, इसका प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर खूब पूछा जाता है, इसलिए आप इसको आसानी से आराम से इसको कर सकते हो। तो आप इसको और एक बार यहाँ से पढ़ लें। तो ये ध्यान रखें कि ये प्रश्न आपको बन के जरूर आता है। अब अपन अगला जो है 1.5 को भी आज इसी वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारी ये यूनिट जो है वो खत्म हो जाए। 1.5 के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अपन पढ़ेंगे शिक्षा के क्या काम होते हैं, मतलब शिक्षा हमारे क्या काम की, शिक्षा की कार्य। यदि एक व्यक्ति जो होता है वो शिक्षित हो गया, अब वो शिक्षित हो गया तो वो क्या काम कर सकता है। तो देखिए सबसे पहला काम, सबसे बड़ा काम होता है राष्ट्र निर्माण। आपको पता है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसने शिक्षा प्राप्त की है, तो वो हमारे देश के लिए बहुत काम आता है। जैसे माना कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देखना, हमारे देश के भविष्य में क्या हमको करना चाहिए, उसके लिए खुद को प्रशिक्षित करना, लोगों को प्रशिक्षित करना, हमारी जो सरकार है उसको अच्छी जो है वो सलाह देना। किसी न किसी प्रकार से कोई भी संस्था है, कोई भी बड़ी संस्थाएं हैं जो हमारे देश के लिए कार्य करती हैं, उन संस्थाओं को हम क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। उन संस्थाओं को हम नई नई चीजें जो है दे सकते हैं, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। एक राष्ट्रीय एकता, एक क्या कार्य है इसका, राष्ट्रीय एकता। आपको पता है एक व्यक्ति जो शिक्षित होता है तो उसको हमारे देश के बारे में पूरा ज्ञान होता है। वो इस चीज को समझता है कि यदि हमारा भारत देश यदि एक होकर रहे, चाहे वो जाति में या धर्मों में, पता नहीं कौन कौन सी चीजों में हमारा देश जो बटा हुआ है, उस देश को, बटे हुए देश को यदि वो क्या कर सकता है, एक कर सकता है, तो उसके लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षा के द्वारा वो जो है वो हमारे देश को एक कर सकता है, हमारे देश में एकता को बढ़ा सकता है। चाहे वो अपनी शिक्षा संस्थानों के द्वारा उसको इस कार्य को संपन्न करे, एकता को बढ़ाए, या उसमें
जो संस्थाएं हैं उनमें जैसे माना कि आपने देखा होगा एडमिशन प्रक्रिया है या अन्य प्रक्रिया जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है या कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पर कोई किसी न किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, एकता का कहीं ना कहीं अभाव किसी को दिखाई दे रहा है, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति इस प्रकार से उसको दूर कर सकता है, हमारे देश में एकता को बढ़ा सकता है, राष्ट्रीय एकता के लिए वो काम कर सकता है। एक आती है अपन की सामाजिक एकता। एक कौन सी एकता आती है आपकी? सामाजिक एकता। सामाजिक एकता। यदि शिक्षा व्यक्ति ने ग्रहण की है तो आपको पता है एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। और परिवार जो है और समाज, परिवार और समाज आपको पता है पहले व्यक्ति होता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवारों से समाज बनता है और वो समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को एक जगह एकजुट एकता में रहने के लिए ऐसी एक भावना जो है वो जागृत कर सकता है। कौन जागृत कर सकता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने शिक्षा प्राप्त की है। और जिसने शिक्षा ही प्राप्त नहीं की है तो उसको तो यही पता नहीं है, वो खुद भी अपने अच्छे ढंग से नहीं रह सकता, तो वो समाज को क्या रखेगा ये भी आपको खूब पता है। यदि व्यक्ति के अंदर शिक्षा ही नहीं है, वो खुद शिक्षित नहीं है, वो खुद अपने आप में अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, ना वो परिवार को संभाल पाएगा, ना वो समाज को संभाल पाएगा। तो ये हमारे व्यक्ति और समूह के लिए जो भी कार्य हैं, इनकी एकता को बढ़ावा देने वाले जो कार्य हैं वो एक शिक्षित व्यक्ति ही संपन्न कर सकता है। मतलब शिक्षित व्यक्ति के हाथ ही ये कार्य हो सकते हैं। यहाँ पर अपन जो है एक अनिवार्य शिक्षा जो है वो अपन इसमें लागू कर सकते हैं। एक समाजीकरण जो है यहाँ पर अपन लागू कर सकते हैं। आपको पता है समाजीकरण क्या कर सकते हैं यहाँ पर? समाजीकरण। ये समाजीकरण क्या होता है? ये समाजीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। एक क्या है? ये प्रक्रिया है जिससे जो व्यक्ति होता है इस व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान यहाँ पर होती है। क्या होती है? व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान। ये होता है हमारा समाजीकरण। ये एक क्या है? प्रक्रिया है। क्या है ये? प्रक्रिया। और प्रक्रिया से एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान इसके अंदर की जाती है। और हमारे जो ज्ञान है, भाषा, इन सारी चीजों को ये क्या करते हैं? सीखते हैं। ज्ञान व भाषा क्या करते हैं? सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं। ये सब चीजें कब संभव हो पाती हैं? ये आप आराम से समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो होता है जब वो शिक्षा प्राप्त करता है या वो शिक्षित होता है तो ही इन सारी चीजों को वो समझ करता है और इन सारी चीजों को वो कर सकता है। सांस्कृतिक संरचना, सांस्कृतिक संचरण। सांस्कृतिक संचरण। सांस्कृतिक संचरण जो है हमारा ये समाजीकरण के अलावा एक ऐसी चीज है, आपको पता है इसमें हमारा जो विद्यालय होता है उसके अंदर एक निर्धारित जो होते हैं मापदंड होते हैं, निर्धारित एक मूल्य होते हैं। आपने देखा होगा काफी स्कूलों के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्होंने अपने कुछ मूल्य बना रखे हैं, अपने कुछ नैतिक मूल्य, अपने कुछ मानदंड बना रखे हैं। एज ए आप इनको एक यदि नॉर्मल भाषा में समझें तो उन्होंने अपने स्कूल के या विद्यालय के कोई ऐसे नियम बना रखे हैं और उन नियमों के द्वारा वो हमारे विद्यार्थियों को या बच्चों को जो है वो शिक्षित कर रहे हैं। तो ये एक कब संभव हो पाता है? जब संभव हो पाता है जब शिक्षा यदि यहाँ पर है, शिक्षा ही इसको संभव कर पाती है। शिक्षा ही इसको संभव कर पाती है। अब शिक्षा नहीं होगी तो आपको पता है कि ये सारी चीजें जो है वो संभव नहीं हो पाएंगी। और ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाएंगी तो आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारे देश के लिए ये एक बहुत बेकार बात यहाँ पर होगी कि नहीं होगी।
और बेकार बात यहाँ पर होती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। आपको पता है, जब हमारा देश, आप तो इससे लगा लीजिए, जैसे माना कि एक व्यक्ति होता है, एक क्या होता है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति से एक परिवार बनता है, व्यक्ति से क्या बनता है, एक परिवार बनता है, परिवार से एक समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, और राज्य से आपका राष्ट्र बनता है। अब यदि व्यक्ति यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है, क्या करता है, वो शिक्षा ग्रहण करता है, वो शिक्षित हो जाता है। आपको पता है कि जब वो शिक्षित हो जाएगा तो अपने परिवार को क्या करेगा, अच्छे ढंग से इसको व्यवस्थित करेगा, इसको क्या कर देगा, वो व्यवस्थित कर देगा। यदि परिवार व्यवस्थित होंगे तो समाज की एकता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। समाज के अंदर फालतू की चीजें नहीं आएंगी, कोई कुरीतियों का जन्म नहीं होगा, और समाज के अंदर क्या रहेगी, एकता। जब समाज के अंदर एकता रहेगी तो राज्य के अंदर एकता रहेगी, राज्य के अंदर एकता रहेगी तो हमारा देश, मतलब एक राष्ट्र के अंदर एकता होने में या राष्ट्र की एकता में ये शिक्षा जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान जो है रखती है। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है, यदि व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, तो वह अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने राष्ट्र को वो कैसे शिक्षित कर पाएगा, वो किस प्रकार से उसको एकता में रख पाएगा, उसको एक रख पाएगा, कैसे अपने देश और राष्ट्र के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर आज जो है वो हमारी ये यूनिट जो है वो समाप्त हो जाती है, यूनिट पहली। सेकेंड ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर आईडीडी का जो पेपर है वो पेपर नंबर 7, इसमें यूनिट नंबर 1 शिक्षा की प्रकृति, इसके लगभग सभी पॉइंट जो हैं वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर, दोनों वीडियो के अंदर जो है वो कवर कर लिए हैं, और हम आशा करते हैं कि आप भी इनको पढ़ेंगे। आप जब भी वीडियो को देखें तो पूरा देखा करें, और एक पेन और एक रजिस्टर जो है वो लेकर आप अवश्य बैठें। देखिए, जिस प्रकार जैसे माना कि आपके पास नोट्स हैं, देखिए नोट्स में भी आप पढ़ सकते हैं, या नोट्स लेकर बैठ जाइए, या आप एक अलग से कॉपी या रफ लेकर बैठे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, नोट्स में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसका बहुत ज़्यादा विस्तृत विवरण किया गया है। हमको पढ़ने के लिए इतना क्या है, समय प्राप्त नहीं होता है, समय हमारे पास इतना नहीं होता है। तो मेरा मानना ऐसा है, जो मेरा वीडियो बनाने का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो ये है कि आपको कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं उस पेपर में से निकाल करके और आपको वो चीजें समझाई जा सके, आपको उस शब्द का मतलब पता चले कि ये शब्द क्या है, ये प्रश्न आ जाएगा तो मैं मेरे दिमाग से इसका आंसर किस प्रकार बना सकता हूँ। तो आपको ये चीज सिखाने के लिए केवल और केवल हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है। तो भैया आप जो है जब भी इस वीडियो को देखें तो पूरा अवश्य देखें, और पूरा देखें, पूरा देखने के साथ साथ आप इसको रिटर्न भी करें, आप इसको लिखें भी, और लिखने से आपका क्या रहेगा कि जब भी आप आगे रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो आपको ये दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोबारा वीडियो नहीं देखोगे, आप अपना रजिस्टर उठाएंगे, रजिस्टर में बिंदु बाई बिंदु जो है आपने चीजें लिखी हुई हैं वो आपने याद की हैं, तो आपको वो पुरानी चीजें जो है वो तुरंत प्रभाव से याद आ जाएंगी, और आप आसानी से उनको जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत जल्दी, बहुत फास्ट रिवीजन जो है वो आपका हो जाएगा। और यदि आप इसको नहीं लिखते हैं, वैसे वीडियो देख ली, आधी देख ली, 10 मिनट देख ली, 5 मिनट देख ली, देखी तो देखी, नहीं तो नहीं देखी, नेक्स्ट देख के क्लिक करके छोड़ दी, तो भैया इसका कोई भी आपके लिए फायदा नहीं है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भैया मेरा आपसे कहना यही है कि आप इसको पूरा देखो, और पूरा देखने के बाद में आप इसको लिखो, इसको अपने हाथों से लिखना भी आप कंपलसरी करें, नहीं तो ये आपको कभी भी याद नहीं होंगे। आप जैसे मैंने आपको इतने बड़े नोट से ये सारी चीजें शॉर्ट की, आप भी इनको ऐसे ही करके शॉर्ट करके और आप इसको लिख लो, जिससे कि आपको आगे जब आप पढ़ें
तो ये आपके लिए उपलब्ध हो सके और आपका रिवीजन आसान हो सके। ठीक है, तो आज हमारे पेपर 7 की यूनिट फर्स्ट है जो कंप्लीट हो गई है और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगी और आप भी इस यूनिट को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आज आसानी से पढ़ लेंगे, आसानी से आप इसको लिख लेंगे और इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और भैया आप सब लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए, जिससे कि हमारा ये चैनल जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, हम आपको नित्य कोशिश करेंगे कि रोजाना ये सारी चीजें जो है आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलता रहे। इसी के साथ आज हम इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपके विश्वास का। थैंक यू वेरी मच।